Assalamu alaikum. Now, today we will discuss new topic, very interesting topic, Indian polity. आज बात होगी इंडियन पॉलिटी क्या है, इंडियन पॉलिटी कब बनी, कॉन्स्टिट्यूशन कब बनी, कब आई, प्रेम्बल क्या होता है, इसमें बहुत सारा कुछ पढ़ना है। नाउ फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फॉर्मेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो आइडिया है कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया, ये किसने दिया? कॉन्स्टिट्यूशन होनी चाहिए। अपना देश जब है तो इसमें कानून भी होना चाहिए, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन भी होनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन कैसी होनी चाहिए? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इंडियन पॉलिटी जो है, अब जो यहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया जिसने दिया उसका नाम है M.N. रॉय। याद रखना, ये एग्ज़ाम में बहुत बार आया कि the idea to have a constitution was given by M.N. रॉय। M.N. रॉय कौन था? ये एक पॉलिटिकल फिलासफर था। जो M.N. रॉय था वो एक पॉलिटिकल फिलासफर भी था। M.N. रॉय को याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। M.N. रॉय ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कंसेप्ट दे दिया है। जो कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया की है, कॉन्स्टिट्यूएंट इंडियन, ये फ्रेम किन्होंने किया है? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। इंडिया की असेंबली ने इस चीज़ को कॉन्स्टिट्यूट किया है, फ्रेम किया है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट ने इंडियन असेंबली, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट है, इस चीज़ को इंडियन असेंबली ने सेटअप किया, फ्रेम किया। दिसंबर 1946, याद रखना, इंपॉर्टेंट डेट है। दिसंबर 1946 दिसंबर 1946, इस चीज़ को याद रखना। दिसंबर 1946 कब? जब कैबिनेट मिशन आया। वो तो आपको पता है या नहीं पता होगा, वो भी मैं पढ़ाऊँगा। जब कैबिनेट मिशन यहाँ पे आया, जब इंडिया आज़ाद हुआ, फिर कैबिनेट मिशन बैठ गया यहाँ पे कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसी होनी चाहिए। जब देश अलग है तो अब इसमें एक कॉन्स्टिट्यूंसन भी होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन भी होनी चाहिए। इसमें पार्लियामेंट्री सिस्टम कैसा होना चाहिए, जुडिशरी सिस्टम कैसा होना चाहिए, एग्जीक्यूटिव सिस्टम कैसा होना चाहिए, इन सब के लिए एक सेटअप किया गया है। वो कैबिनेट मिशन प्लान के ही तहत हुआ है। डॉक्टर सचिन डॉक्टर सचिनंद सिन्हा डॉक्टर सचिनंद सिन्हा जो डॉक्टर सचिनंद सिन्हा था, डॉक्टर इन 1946 ये एक इंटरीम चेयरमैन, टेम्पोरेरी इस चीज़ को रखा गया है। याद रखना, ये सवाल भी कभी कभी आता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब फ्रेम हुई तब उस वक्त टेम्पोरेरी चेयरमैन कौन था? तब उस वक्त कौन था टेम्पोरेरी चेयरमैन, या तब फर्स्ट उसमें चेयरमैन कौन था जो टेम्पोरेरी था? डॉक्टर सचिनंद सिन्हा। 1946 ये टेम्पोरेरी चेयरमैन था असेंबली। लेटर उसके बाद फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट बनाया गया है। तो नौ अब क्या हुआ यहाँ पे, जब इसको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को परमानेंट किया गया है, ये चेयरमैन बनाया, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करनी थी। ठीक है। और B.N. राव, इसके साथ और एक B.N. राव, उस B.N. राव को उस वक्त एज कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र बनाया गया है। क्योंकि जब कॉन्स्टिट्यूशन बनानी थी तो उन्होंने, जब वो बैठ गए, बहुत सारे मेंबर थे, तो उसमें से डॉक्टर सिन्हा साहब को टेम्पोरेरी चेयरमैन बनाया गया। फिर उसके बाद उस चीज़ को चेंज किया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट चेयर में रखा गया, और B.N. राव को कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र बनाया गया। ये दो बंदे थे, बहुत शातिर बंदे थे। इन दोनों बंदों को फिर एक तो एडवाइज़र को इसको एडवाइज़र बना दिया गया, B.N. राव को, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट चेयरमैन बनाया गया है। कितने मेंबर थे इसमें?
टोटल मेंबरशिप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज 389 और उसमें से 93 वायर रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम प्रिंस स्टेट्स। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कंसेप्ट ये है, इसमें 389 मेंबर्स थे, लेकिन उनमें से जो 93 मेंबर्स वो प्रिंस स्टेट्स थे, जैसे कि दिल्ली प्रिंस स्टेट्स थी, जूनागढ़ प्रिंस स्टेट्स थी, और इसी तरह बहुत सारे 93 मेंबर थे रिप्रेजेंटेटिव जो प्रिंस स्टेट्स में, जहाँ पे बादशाहों का रोल चलता था, प्रिंस स्टेट्स से आए थे। ठीक है, वो 93 थे, और बाकी जो रह गए वहाँ पे एंड अदर्स फ्रॉम ब्रिटिश इंडिया, और फिर बाकी जो ब्रिटिश इंडिया के थे, ठीक है, ब्रिटिश इंडिया के थे। और डाक इस चीज़ का चेयरमैन, फिर जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, जो ये कमेटी थी, एक कमेटी थी जिनको ये फ्रेम करनी थी कॉन्स्टिट्यूशन, इस कमेटी का जो ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी उसका चेयर में रखा गया डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एनएक्टमेंट कब आई, वो एनेक्ट कब हुई, ये अडॉप्ट हुई 26 नवंबर 1946, याद रखना, इंपॉर्टेंट है, जहाँ जहाँ मैंने मार्क किया बहुत सारा इंपॉर्टेंट है। अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949, कंटेनर 395 आर्टिकल्स इसमें रखे गए और 22 पार्ट्स रखे गए एंड 8 शेड्यूल्स रखे गए। ये भी इंपॉर्टेंट है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल्स थे, 395 और इसमें 22 पार्ट्स और 8 शेड्यूल प्रेजेंटली। अब जो है ये पहले था, अब इसमें इतना नहीं, अब प्रेजेंटली इट हैज़ 25 पार्ट्स एंड 12 शेड्यूल्स। अब इसमें चेंज आ गई, जो 22 पार्ट्स थे इसमें से 25 पार्ट किए गए, अब जो 8 पार्ट्स थे यहाँ पे इसको 12 पार्ट में तब्दील किया गया कि अब 12 पार्ट है एंड अप्रॉक्सीमेटली 419 आर्टिकल्स, इसमें अप्रॉक्सीमेटली 489 आर्टिकल्स है। However, the member of the article in the original constitution is not changed, but their sub clauses are increased. इनके सब क्लासेस को इंक्रीज किया गया है उस टाइम। और अब जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, अब जो ये कॉन्स्टिट्यूएंट बन गई, अब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई, कितना टाइम लगा इसमें? 2 साल 11 मंथ्स 18 डेज कंप्लीट करने में लग गई, कॉन्स्टिट्यूशन को कंप्लीट करने में 2 साल 11 महीना 18 दिन पूरे लग गए। और इसमें से कुछ प्रोविजंस एज दोज रिलेटेड टू सिटीजनशिप, इसमें से कुछ प्रोविजंस सिटीजनशिप रिलेटेड थे, इलेक्शन रिलेटेड थे, प्रोविजनल पार्लियामेंट एट्सट्रा वायर गिवन इमीडिएट इफेक्ट, जिसको इमीडिएट इफेक्ट किया गया है उस टाइम। ठीक है, अब यहाँ पे ये अब है यहाँ पे एक मिनट, अब ये फोर्स में कब आई? 26 जनवरी 1950, 1950, 26 जनवरी, तब जाके आज 26 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, 26 जनवरी 1950, याद रखना। एक तो ये अडॉप्ट कब हुए, 26 नवंबर 1949, याद रखना। 2 क्वेश्चन है यहाँ पे, अडॉप्ट कब हुई? 26 नवंबर 1949, याद रखना। टाइम कितना लगा? 2 years 11 months 18 days। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन राइज होता है यहाँ पे कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसको फोर्स में कब लाया गया है? 26 जनवरी 1915। ठीक है, 26 जनवरी 1950। आज़ादी कब मिली? अब आज़ादी कब? 1947। 3 साल के बाद कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया है, जिस चीज़ को हम रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया मानते हैं। हम रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया को मनाते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन जो थी इसको 3 साल क्यों लगे? क्योंकि ये डिले हो गई टिल 26 जनवरी। बिकॉज क्योंकि ये डिले क्यों हुई, किस वजह से ये डिले हुई? बिकॉज इन 1929 ऑन दिस डे नेशनल कांग्रेस डिमांडेड पूर्णा स्वराज इन लाहौर सेशन अंडर जेल नेहरू। उस वक्त क्योंकि 1929 में क्या हुआ, 1929 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी ये पूर्णा स्वराज मांग रहे थे लाहौर सेशन अंडर जेल नेहरू के तहत। जो जेल नेहरू ने एक मुहिम चलाई इंडियन नेशनल कांग्रेस में, डिमांड किया पूर्णा स्वराज इन लाहौर जेल नेहरू, ये वही मांग रहे थे।
इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली अडॉप्टेड ओवर नेशनल फ्लैग जुलाई 22 1947। हाँ ठीक है, याद रखना 47 में हमारे आज़ाद होगी, तो नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया गया है 1947 में। पहले ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले ही इन्होंने फ्लैग को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पहले फ्लैग आया 22 जुलाई 1947। वो फ्लैग, जो फ्लैग है उस फ्लैग को डिज़ाइन किसने किया? पिंगाली वेंकैया ने डिज़ाइन किया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, पिंगाली वेंकैया। एक मिनट में बताऊंगा यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कब फ्लैग कब बना? 22 जुलाई 1947। और जो फ्लैग बना तो किसने बनाया, डिज़ाइन किसने किया? पिंगाली वेंकैया ने डिज़ाइन किया है, ठीक है। अब यहाँ पे रह गया पहले इसमें प्रेम्बल तो इम्पॉर्टेंट है ना। प्रेम्बल क्या होता है? ये इट इज़ द प्रीफेस, ये एक प्रीफेस होता है, और द इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या होना चाहिए। इट इज़ नॉट एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये इंटीग्रल पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन का नहीं है। द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द स्पिरिट ऑफ द प्रेम्बल। ये एक स्पिरिट है, प्रेम्बल का स्पिरिट है, प्रेम्बल का स्पिरिट माना जाता है। ये जो प्रेम्बल है उस चीज़ को स्पिरिट माना जाता है, ठीक है, स्पिरिट माना जाता है। नाउ नेक्स्ट, द आइडिया ऑफ द प्रेम्बल वाज, ये कब आया? जो प्रेम्बल है ना, प्रेम्बल का आइडिया जो है ब्राउड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए। याद रखना यूएसए में हमने प्रेम्बल को लाया गया। ये क्वेश्चन भी आता है कि प्रेम्बल को हमने कहाँ से लाया है, तो यूएसए याद रखना। द वर्ड सोशलिस्ट, सेक्युलरिस्ट एंड इंटीग्रिटी वेर एडिड। जो इसमें कुछ वर्ड्स थे जैसे कि सोशलिस्ट समाजी, और सेक्युलर कोई धर्म नहीं है यहाँ पे, सारे धर्म एक ही, इंटीग्रिटी, ठीक है, वेर एडिड बाय 42nd अमेंडमेंट 1942। याद रखना 42nd अमेंडमेंट हुआ 1976 में, ठीक है। तो ये प्रेम्बल के कुछ वी द पीपल्स ऑफ इंडिया, याद रखना, वी द पीपल्स ऑफ इंडिया हैव स्लोली रिजॉल्व द constitute Indian into the sovereign, socialist, secular, democratic republic and all citizen, just social economics and ये थोड़ा इसका हवाला दिया गया है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको टाइम मिले तो पढ़ना, ठीक है। अब जो यहाँ पे है नॉमिनल हेड, जो नॉमिनल हेड होता है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे कानून में एक नॉमिनल हेड होता है, प्रेसिडेंट, लाइक क्वीन, प्रेसिडेंट, और कैबिनेट सिस्टम ऑफ द मिनिस्टर्स। ये कैबिनेट में जो जितने भी मिनिस्टर्स बैठेंगे, प्राइम मिनिस्टर, और प्राइम मिनिस्टर किस तरह होना चाहिए, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो कैसा होना चाहिए, तो बाई कैमरल पार्लियामेंट, और लोअर हाउस मोर पावरफुल, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल टू द लोअर हाउस, ठीक है, स्पीकर इन लोकसभा किस तरह बनाएगा, स्पीकर को किस तरह नॉमिनेट किया जाएगा, सिंगल सिटीजनशिप कैसी किस तरह से दिया जाएगा, सिंगल सिटीजनशिप, लॉ मेकिंग प्रोसीजर, ये सारी चीज़ें जो नॉमिनल हेड, प्रेसिडेंट, चीफ मिनिस्टर, पार्लियामेंट्री सिस्टम, बाई क्रिमिनल पार्लियामेंट, लोअर हाउस, अपर हाउस, काउंसिल, स्पीकर, ये हमने ये आइडिया यूके से लिया गया है। अब जो यूएसए से क्या क्या हमने लिया, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो थी ये यूएसए की थी, हमने वहीं से लाया। वाइस प्रेसिडेंट होना चाहिए, फंडामेंटल राइट्स, बुनियादी हक लोगों की क्या होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट को जब हटाया जाएगा किस कानून के तहत उस चीज़ को उसको हटाया जाएगा, क्यों हटाया जाएगा, कब वो गिल्टी मानेगा, कब उसकी कब वो गिल्टी प्रूव हो जाएगा तब उसको हटाएगा। जो हटाने का प्रोसीजर भी होता है, किस तरह से हटाएगा, यूँ ही तो ऐसा नहीं हटा सकते। इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी एंड जुडिशल रिव्यू, जुडिशरी आज़ाद होनी चाहिए। प्रेम्बल और रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जज, अगर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जज उस चीज़ को उनको रिमूव करना ज़रूरी होगा, तब कानून में ये लिखा है कि किस तरह से उसको रिमूव किया जाएगा। ये कंसेप्ट हमने यूएसए से लाया है। और फिर यूएसएसआर से क्या क्या लाया, फंडामेंटल ड्यूटी, आइडिया ऑफ जस्टिस इन प्रेम्बल, और फायर प्लान, जो फायर प्लान आपने सुना होगा न्यूज़ में, फायर प्लान है वो हमने यूएसआरआर से लाया है। ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया, कनकरेंट लिस्ट, जो इससे पहले शायद मैंने किसी
शायद मैंने किसी किसी जगह इसकी जिक्र की। कंकरेंट लिस्ट क्या होता है? जॉइंट सिटिंग ऑफ टू हाउस, ये, और प्रोविजन रिगार्डिंग ट्रेड कॉमर्स, ये भी हमने वहीं से लाया, ऑस्ट्रेलिया से। जापान से क्या लाया? प्रोसीड एस्टेब्लिशमेंट बाय लॉ, लॉ को एस्टेब्लिशमेंट कैसा किया जाएगा, जापान से हमने लाया है। सही बात। तो नाउ वन मोर, जर्मनी से हमने क्या लाया? ठीक है, जर्मनी से हमने क्या क्या लाया? सस्पेंशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। जब भी स्टेट में या देश में कोई इमरजेंसी होगी, उस वक्त फंडामेंटल जो राइट्स होते हैं उस चीज़ को सस्पेंशन किया जाता है ड्यूरिंग इमरजेंसी। जब जब वार होगा, जब इस तरह फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकंड वर्ल्ड वार हुआ, तो फिर उस वक्त इमरजेंसी को फंडामेंटल राइट्स की इमरजेंसी लगी होती है। सस्पेंशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। कनाडा, स्कीम ऑफ, कनाडा से हमने क्या लाया? कनाडा से हमने क्या लाया बताइए? कनाडा से क्या हमने क्या लाया? कनाडा से हमने लाया, मैं बताऊंगा, स्कीम ऑफ फेडरेशन विद ए स्ट्रॉन्ग सेंटर, विद ए स्ट्रॉन्ग सेंटर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, स्टेट और सेंटर में जो पावर डिस्ट्रीब्यूट करना है, एंड प्लेसिंग रेजिडरी पावर विद द सेंटर, सेंटर को क्या पावर और स्टेट को क्या पावर होने चाहिए, यह हमने कनाडा से लाया। आयरलैंड से क्या लाया? कंसेप्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि डीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी। मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट अगर बनाना है तो, नॉमिनेट करना है तो किस तरह करेंगे, कौन सी वे हम अपनाएंगे। नॉमिनेट ऑफ मेंबर्स इन राज्यसभा, राज्यसभा में जो हमें हमारे मेंबर्स जाते हैं उनको किस तरह जाना होगा, कौन सा प्रोसीजर है उनके लिए, नॉमिनेट करना है तो किस तरह से करना है, तो वो हमने आयरलैंड से लाया गया, वो लाया गया। अब यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, आर्टिकल 1 to 4 अंडर पार्ट फर्स्ट। देखो, पार्ट 1 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट 1 आर्टिकल 1, 2, 3, 4, ठीक है, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ इंडिया डील्स विद द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ये बात कर रहा है यूनियन और इनकी टेरिटरीज। देखो आर्टिकल 1 क्या कह रहा है? आर्टिकल 1 यहाँ पे, आर्टिकल 1 बता रहा है यहाँ पे, प्रोवाइड्स नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन एंड सेज इंडिया, दैट इज भारत, एज ए यूनियन ऑफ स्टेट रादर देन ए फेडरेशन स्टेट। आधे लोग कह रहे थे भारत, आधे लोग कह रहे थे इंडिया, तो आर्टिकल 1 में रखा है भारत भी नाम और इंडिया भी नाम, ठीक है। और आर्टिकल 2 रिलेटेड टू द एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द न्यू स्टेटस। अगर कोई नई स्टेट, जैसे कि हमारे अफ़गानिस्तान, जैसे कि हमारा चाइना, अक्सा चीन, अगर इनमें से कोई स्टेट का ये दावा करेंगे कि हम इंडिया में जाना चाहते हैं, आराम से आ सकते हैं, और अंडर आर्टिकल 2 में इनके लिए जगह है। तो एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट, रिलेटेड टू द एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द न्यू स्टेटस, एडमिशन किया जाएगा नए स्टेटों का। और आर्टिकल 3 की क्या बात है? इट रिलेट्स टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट एंड अल्ट्रेशन ऑफ द एरिया बाउंड्री और नेम ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट। यही आर्टिकल फिट हो रहा है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में यही आर्टिकल फिट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है, आर्टिकल पार्ट 1 आर्टिकल 3 में लिखा है कि जब भी हम चाहे, सेंटर चाहे, यूनियन चाहे, न्यू स्टेट बना सकता है, अल्ट्रेशन कर सकता है अपनी बाउंड्री को, नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेटस, जो इसका नाम भी चेंज कर सकता है, ये आर्टिकल 3 में लिखा है। और आर्टिकल 4 में लिखा है is related to the law made under Article 2 and 3, under Article 2 and 3 to provide for the amendment of the first and the fourth schedule and supplemental incident and consequential matter, ठीक है। अब सिटीजनशिप की बात आ रही है यहाँ पे। अब है यहाँ पे सिटीजनशिप। देखो ये है सिटीजनशिप, सिटीजनशिप पढ़नी है। देखो, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द सिटीजनशिप फ्रॉम आर्टिकल 5 to 11। अब यहाँ पे आगे आर्टिकल 1 की बात की, आर्टिकल 2 की बात की, 3 की बात की, 4 की बात की, अब 5 से लेकर 11 तक, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, 7 आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक अंडर पार्ट 2 में आता है। अब पार्ट 1 ख़त्म हो गया, पार्ट 1 में 1 से लेकर 4 आर्टिकल आता है, और पार्ट 2 में अब 5 से लेकर 11 आर्टिकल आता है।
However, it empowers the parliament to enact a law or provide the matter relating to the citizenship. जो भी पार्लियामेंट लॉ enact करेंगे रिलेटेड टू द सिटीजनशिप के लिए, किस तरह सिटीजनशिप होनी चाहिए, किसको दी जाएगी। अब ये सिटीजनशिप कब आया, सिटीजनशिप का एक्ट ये कब आया, 1955 में। याद रखना, सिटीजन जो है एक्ट 1955 में आया, याद रखना। इन फाइव अवे द इज बर्थ बाय डिसेंट, जैसे कि उस स्टेट का बर्थ होनी चाहिए, वहाँ पे उसने जन्म लिया हो, मतलब जन्म जन्म वही का जन्म हो, और रजिस्ट्रेशन भी हो, या न्यूट्रलाइजेशन भी हो, एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ द टेरिटरी, या किसी यूटी में। ठीक है। लॉस ऑफ सिटीजनशिप इज आल्सो प्रेस्क्राइब्ड बाय द सिटीजनशिप ऑफ 1983। अब बात आ गई जो हमें बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो है फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, जो है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स आता है पार्ट 3 में। पार्ट 1 में 4 आर्टिकल आता है, पार्ट 2 में 11 आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक, और अब पार्ट 3 में क्या आता है। फंडामेंटल राइट्स आर enshrined इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम आर्टिकल। अब जो 11 आर्टिकल आ गए सिटीजनशिप में, अब 11 से लेकर 35 तक बड़ा, बहुत ही बड़ा है। द पार्ट इज कंसिडर्ड एज द मेगा कार्टा ऑफ द इंडिया। इसको कहा जाता है मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। याद रखना, पार्ट 11 to 35 फंडामेंटल राइट्स, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया, इसे कहा जाता है मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। अब इसमें आता है सबसे पहले राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी क्या है, राइट टू इक्वलिटी क्या है। आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक आता है राइट टू इक्वलिटी। देखो, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ आता है आर्टिकल 14, और फिर आता है आर्टिकल 15 क्या आता है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ द रिलीजियस, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। जो ये रेस, कास्ट, ज़ात पात पे डिस्क्रिमिनेट करेगा, कानूनन ये गलत है, प्रोहिबिटेशन है। आर्टिकल 15 कह रहा है राइट टू इक्वलिटी में, ये है आर्टिकल 15। आर्टिकल 16 कह रहा है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। हर एक पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लिए एक इक्वलिटी होनी चाहिए, एक इक्वलिटी होनी चाहिए, वो आर्टिकल 16 में। आर्टिकल 15 में आता है इक्वलिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल 15 में लिखा है यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ, डैश डैश। और आर्टिकल 16 कह रहा है अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए पब्लिक एम्प्लॉय के लिए। और आर्टिकल 17 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 17 जो है ये बात कर रहा है, आर्टिकल 17 जो है वो बात कर रहा है अनटचेबिलिटी, एबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी को ख़त्म किया जाएगा कि उससे बात नहीं करनी है, ये नीच जात का है, ये अब नहीं है, आर्टिकल 17 में लिखा है। और एबोल्यूशन ऑफ टाइटल को भी ख़त्म किया गया आर्टिकल 18। टाइटल क्या होता है, देखो, किनशिप, जब कोई बादशाह हो तो वो यहाँ से फौत होता है तो फिर उसका बेटा बादशाह होता है, फिर उसका बेटा होता है, इसका इस चीज़ को ख़त्म किया गया है कि अब यहाँ पे वोटिंग सिस्टम चलेगा। एबोल्यूशन ऑफ टाइटल को ख़त्म किया गया है। राइट टू फ्रीडम, अब नाउ राइट टू फ्रीडम। तो मुझे लग रहा है वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, अब इसको अपलोड करने में बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, तो हम पूछे थे अब हमें पढ़ना है राइट टू फ्रीडम। तो हमने अब तक पढ़ा फंडामेंटल राइट्स। क्या पढ़ा? फंडामेंटल राइट्स। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।